हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है ब्लैक मनी को कर्व करना चाहती है, वो कंट्रोल करना चाहती है ब्लैक मनी को। और ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप कैश पे चेक लगाइए। मतलब कैश ही ऐसा जरिया है जिसको गवर्नमेंट ट्रेस नहीं कर सकती। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि हम क्या करें, एक ट्रेल को हम पता लगाए कि कहाँ से कितना पैसा फ्लो हो रहा है। जो सिस्टम में पैसा है उसका फ्लो तो पता चल जाता है, पर जो हार्ड कैश है उसका फ्लो पता नहीं चलता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में ऐसे रूल, इसने प्रोविजन रखे हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती है कुछ ट्रांजेक्शन को लेके। जो वेरियस एजेंसी से, जैसे बैंक हो गए, उनसे डेटा मांगती है कि भाई ये ट्रांजेक्शन करने वाले लोगों की डिटेल मुझे दो। तो आज हम उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन और उन्हीं लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कैश से रिलेटेड इनकम टैक्स में लिखी गई है। तो आइए दोस्तों, आज शुरू करते हैं और पता लगाते हैं कि आप कितना कैश में खर्चा कर सकते हैं, कितनी कमाई कर सकते हैं। गाड़ी ले सकते हैं तो कितना कैश दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं तो कितना कैश दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आज हम इन्हीं बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जब हम सेल्स की बात करते हैं तो फिर पैसे हम रिसीव करते हैं, हम रिसिपिएंट ऑफ द मनी है। अगर मनी बैंक के थ्रू आता है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कैश के थ्रू आता है तो यहाँ पे एक सेक्शन मुझे याद आता है, सेक्शन 269 एसटी। वो कहता है कि आप सिंगल ट्रांजेक्शन पे किसी पर्सन से 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते। एग्जाम्पल बताइए सर, मानिए मैं कार का डीलर हूं और मैंने 5 लाख रुपए की गाड़ी किसी को सेल करी है। तो उस 5 लाख रुपए में मैं मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक कैश में सेल पैसा ले सकता हूं। बाकी मुझे बैंक या अकाउंट पे चेक या ड्राफ्ट के थ्रू लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब क्या मैं एक लाख करके 5 दिन तक अलग अलग दिन ले सकता हूं? क्या नहीं, सिंगल ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 2 लाख रुपए। और दूसरा पॉइंट भी है सेक्शन 269 एसटी में, वो कहता है कि आप सिंगल पर्सन से एक दिन में चाहे जितने ट्रांजेक्शन हो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज ही कैश में ले सकते हैं। मतलब अगर मानिए कोई पर्सन ने एक लाख रुपए के 5 लैपटॉप खरीदे, एक लाख रुपए के, ठीक है, और टोटल अमाउंट हुआ 5 लाख। जो वो सेलर है, क्या 5 लाख रुपए उस पर्सन के साथ कैश से ले सकता है? नहीं जी, नहीं ले सकता। सिर्फ 2 लाख रुपए मैक्सिमम वो कैश में लेके जा सकता है उस पर्सन के साथ। तो अगर कोई वायलेट करता है इस रूल को तो क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो अगर इस रूल को कोई वायलेट करता है तो फिर उसको, जो रिसिपिएंट ऑफ द मनी वाला आदमी है, जो सेलर है, जिसने पैसा लिया है, वो 100% पेनल्टी पे करेगा। तो ये बहुत जानकारी रखने वाली एक प्रोविजन है। दूसरा एक सेक्शन जब कैश सेल की बात आती है तो वो है सेक्शन 44 एडी। सेक्शन 44 एडी में कोई कैश के रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर यह है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है। तो अगर आप कैश में सेल कर रहे हो, मतलब आप सेल करते हो और पैसा कैश में रिसीव कर रहे हो, या फिर जो मोड उन्होंने बताया है उसमें से कैश, आज कैश की डिस्कस कर रहे हैं तो हम कैश पे ही फोकस करेंगे। तो कैश में अगर आपने पैसा रिसीव किया तो फिर आपकी जो इनकम प्रिजम्पशन होगी वो 8% की होगी। और अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट किया है या अकाउंट पे चेक के थ्रू पेमेंट किया है तो फिर वो 6% हो जाती है। और इसका सिग्निफिकेंस आपको इनकम टैक्स में पता चलेगा कि 8% अगर आपकी इनकम मानी जाएगी तो 2% एक्स्ट्रा इनकम है, और 2% एक्स्ट्रा इनकम में टैक्स भी ज्यादा लगेगा। इसीलिए यहां पे भी सेल का ही रेफरेंस है कि आपने अगर कैश में सेल किया तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो आपको अल्टीमेटली टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है, सेक्शन 44 एडी। अब बात करते हैं पैसे जाने की, मतलब बिजनेस एक्सपेंसेस की। तो बिजनेस एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले याद आता है सेक्शन 40A3। सेक्शन 40A3 कहता है कि आप कोई भी एक्सपेंसेस करिए पर 10,000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, अकाउंट पे ही चेक, ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करनी है। अगर आप कैश के थ्रू पेमेंट करते हो तो वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाता है। आप समझ रहे, कोई भी एक्सपेंस करिए तो 10,000 की लिमिट ध्यान रखिए कि 10,000 रुपए तक का ही आप एक्सपेंसेस क्या कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। एक एक्सपेंस की बात कर रहा हूं, अगर आप क्या कहते हैं रिपेयर मेंटेनेंस करा रहे हैं
और रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा आपका 15,000 रुपये बैठ गया, तो आप मैक्सिमम 10,000 रुपये तक ही कैश एक्सपेंस कर सकते हैं इसमें। पर अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस करा रहे हैं 5,000 रुपये का है, फिर आपने क्या कहते हैं कुछ ग्रोसरीज खरीद लिया ऑफिस के लिए, वो 5,000 रुपये का है, आपने कुछ स्वीपर को दे दिए वो 5,000 रुपये, तो 15,000 हो गए। आप एक ट्रांजेक्शन पे 10,000 की लिमिट है। अगर इतने सारे ट्रांजेक्शन है तो फिर आप क्या करोगे, इन सबको 5,000 रुपये कैश दे सकते हो। एक सिंगल ट्रांजेक्शन, एक सिंगल एक्सपेंस आपका 10,000 रुपये से ज्यादा कैश का नहीं होना चाहिए, वो डिसअलाउड हो जाएगा इनकम टैक्स में। ऐसे ही करके एक दूसरा सेक्शन है 40A3A। ये सेक्शन इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने की जरूरत है, मैं बताता हूं। अगर इस ईयर में आपने मानो कोई एक्सपेंस किया 20,000 रुपये का, ठीक है, आपने पेमेंट नहीं करी और वो क्या हो गया, एक्सपेंस आपको अलाउड हो जाएगा क्योंकि आपका क्रेडिटर या पेएबल खड़ा रहेगा, एक्सपेंस पेएबल या क्रेडिटर खड़ा रहेगा ऑन द बैलेंस शीट उसी अमाउंट का। तो ईयर खत्म हो गया और आपने खर्चा बुक कर लिया, आपका एक्सपेंस भी मिल गया। नेक्स्ट ईयर में आके आपने क्या कर दिया, 20,000 रुपया कैश में पे कर दिया उस पर्सन को। आपका क्रेडिटर या फिर एक्सपेंस पेएबल तो खत्म हो गया, पर गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये तो चकमा दे दिया आपने मुझे, मैंने तो आपको बोला है कि 10,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा आप कैश में नहीं दे सकते, और इधर आके आपने क्या कर दिया, साल बदल दिया और खेल खेल दिया, तो हम आपको ये खेल खेलने नहीं देंगे। अगर आपने कोई पिछले साल का खर्चा इस साल कैश में पे किया और वो अमाउंट 10,000 रुपये से ज्यादा है, तो फिर अब हम खर्चा तो कैंसिल नहीं कर सकते, पीछे तो नहीं जा सकते, तो एक काम कर देंगे, इस साल के इनकम में वो अमाउंट क्या कर देंगे, आपका ऐड कर देंगे। तो 40A3A आपकी इनकम को बढ़ा देगा उस एक्सपेंस, जिस एक्सपेंस को आपने पिछले साल किया था पर इस साल पेमेंट कर दिया कैश में। हम बात करते हैं लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में और उसमें कैश का कितना रोल है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो फिर हमारे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन 269SS। सेक्शन 269SS कहता है कि अगर आपको कोई लोन मिला है और वो लोन कैश में कितने अमाउंट तक का होना चाहिए, वो अमाउंट होना चाहिए 20,000 रुपीज मैक्स। मतलब आपके हाथ में कैश अगर लोन 20,000 रुपीज से ज्यादा है तो भाई दिक्कत है, आपको अलाउड नहीं। क्या होगा अगर मैंने ज्यादा ले लिया, तो जितना भी ज्यादा लिया है, जिसने भी लोन लिया है, जिसके पास पैसा आया है, उसको उतनी ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। समझ रहे ना? तो 269SS यही कहता है कि लोन रिसीव मत करिए, सिर्फ लोन नहीं, एडवांसेस, डिपॉजिट्स रिसीव मत करिए। अगर आप रिसीव करते हैं कितने अमाउंट से ज्यादा, 20 या 20,000 से ज्यादा का अमाउंट रिसीव करते हैं, तो फिर आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी की पेनल्टी लगेगी, जितना अमाउंट का आपने लोन रिसीव किया है उतने की पेनल्टी आपको लगेगी। अगला है, दूसरा जो है वो है 269T। 269T कहता है कि लोन का रीपेमेंट मत करो कैश में। मतलब अगर आप कैश में लोन का रीपेमेंट करते हो, पहले आपने लोन लेने नहीं दिया आपको, अब कह रहा है कि रीपे मत करो। अगर आप लोन रीपे करते हो कैश में कितना, 20,000 रुपये या 20,000 रुपये से ज्यादा, तो आपको देनी पड़ेगी भाई पेनल्टी। कितने की पेनल्टी, वही जितनी आपने रीपेमेंट करी कैश में उतनी की। सिर्फ लोन एंड एडवांसेस नहीं, फिक्स एसेट्स को भी कैश ट्रांजैक्शन की रिस्ट्रिक्शन ने मारा है भाई। मतलब गवर्नमेंट सेक्शन 43(1) में एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन को चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई फिक्स एसेट परचेज किया, ठीक है, और उसका जब पेमेंट करने का टाइम आया, उन्होंने 10,000 रुपये से ज्यादा अगर कैश में पेमेंट किया, तो एक्चुअल कॉस्ट से उस पैसे को कम कर दो। मतलब अगर आपने 50,000 रुपये की कोई एसेट परचेज करी, अब आपने तब हाथ के हाथ पेमेंट नहीं करी या कर भी दी, कभी भी करी, 50,000 की आपने एसेट परचेज करी, उसमें मानिए आपने 20,000 रुपये कैश में दे दिया, समझ रहे हो, अब बचा 30,000 रुपये। तो वो गवर्नमेंट 43(1) सेक्शन कहता है कि आपकी अब एक्चुअल कॉस्ट 50,000 नहीं है जो आपने सच में पे करी है, आपकी सिर्फ 30,000 रुपये। इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि जो आपकी 30,000 की कॉस्ट है उसी पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। 50,000 पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 20,000 का आपको एक्सपेंस क्लेम भी नहीं कर सकते, मतलब 20,000 रुपये आपके गए। तो वो कहते हैं कि आपको फिक्स एसेट परचेज करना है, 10,000 से ज्यादा का अमाउंट पे करना है, तो आप कैश में पे मत करो, आप अकाउंट पे चेक में पे करो, अकाउंट पे ड्राफ्ट में पे करो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे NEFT, IMPS, RTGS जो करना है करो।
पर कैश ना बाबा ना, कैश में बियरर चेक में उसमें अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं गिफ्ट्स, कैश गिफ्ट्स के बारे में। तो कितना कैश गिफ्ट दे सकते हैं भाई? देखो, देने वाली बात नहीं है, कैश गिफ्ट में लेने वाली बात है। तो इनकम अंडर अदर सोर्सेस में आता है, सेक्शन 56 के अंदर ही एक प्रोविजन है। अगर कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल या एचयूएफ, कैश में गिफ्ट रिसीव करता है, और भी पॉइंट्स है जैसे गोल्ड ज्वेलरी की भी बात करी गई है, पर उस पर हम आज डिस्कस नहीं करें, हम सिर्फ कैश में डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेक्शन को हम कैश के रेफरेंस से ही बात करेंगे। तो अगर कोई भी आदमी ना बोलते, इस पे एचयूएफ या इंडिविजुअल कैश में गिफ्ट रिसीव करता है और वो पूरे साल में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश गिफ्ट रिसीव करता है, तो फिर उसको उन सारे अमाउंट को अपना इनकम मान के टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। पर इसमें कुछ रिलैक्सेशन है, जैसे अगर आप रिलेटिव से पैसा मिलता है उनको, रिलेटिव डिफाइन करा गया है, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, तो ये जो वाइफ हो गया, बच्चे हो गए, तो ये जो रिलेटिव्स है, इन रिलेटिव्स को छोड़ के कोई भी आपको गिफ्ट देता है और 50,000 रुपए से ज्यादा हो रहा है, मतलब 5 जने दोस्तों ने आपको 11,000 हजार रुपए दे दिए, तो कितना हो गया? 50,000 से ज्यादा हो गया, 55,000 हो गया, तो आपका इनकम माना जाएगा, आपका टैक्स होगा। पर बात यह है कि अगर आप रिलेटिव से आपको मिलता है तो एग्जेम्प्ट है। ऐसे करके अगर आपको क्या कहते हैं, शादी के टाइम पे, आपकी शादी के टाइम पे मिलता है तो भी एग्जेम्प्ट है। शादी के टाइम पे गिफ्ट्स तो आते रहते हैं। तो गवर्नमेंट सिर्फ ये चाहती है कि कर्व करे ब्लैक मनी को, और ऐसी पर्सन कोई गिफ्ट ना दिखा दे और बेकार में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हो और दिखाते हुए गिफ्ट डीड बना दे और सारा पेमेंट कर दे, तो ऐसा ना हो। गवर्नमेंट ये चाहती है। अगर किसी ने विल के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू दिया है, वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। फिर अगर कोई मरने की कगार पे है तो भी अगर वो कैश में पेमेंट कर देता है तो भी वो भी अलाउड है। ऐसे करके चैरिटेबल ट्रस्ट दे देता है, वो भी अलाउड है। 1023C में कोई इंस्टीट्यूट पेमेंट कर देता है तो वो भी अलाउड है। मतलब इनको छोड़ के कोई भी कैश में आपको गिफ्ट देता है 50,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको अदर सोर्सेस में उसको इनकम मानना पड़ेगा और वो टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं बैंक के साथ। भाई साहब, बैंक को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सुनो सुनो सर, अब हमें ना इनका डेटा चाहिए। तो बैंक से भी इनकम टैक्स ने कुछ अपने इंटरनल इंफॉर्मेशन के लिए चीजें बोली हुई है, प्लस कुछ गाइडलाइंस उन पर्सन को भी बोला है जिन्होंने बैंक में अकाउंट खोल रखा है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बैंक और इनकम टैक्स और कैश का, इन तीनों का मिश्रण क्या है, क्या चलता है इन बीच में। तो सबसे पहला केस आता है करंट अकाउंट होल्डर के लिए। अगर आप करंट अकाउंट होल्ड करते हैं और आपके अकाउंट में साल में 1 करोड़ रुपए का क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया कैश, आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो और आपका टैक्सेबल इनकम नहीं बनता है। और इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि अगर आप इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम नहीं है आपकी, तो आपको ITR भरने की जरूरत नहीं है। पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं भी है और आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया डाला है, तो आप क्या करो, रिटर्न फाइल करो भाई अपनी, और बताओ कि वो 1 करोड़ रुपया क्या है, किधर से आया है। अगर नहीं बताना है तो हम आपको बाद में पूछेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि आपके अकाउंट में क्या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये कैसे पता चला उनको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है? तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपने 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट किया है या 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है, तो बैंक को बोला कि भाई इन सब की लिस्ट हमें दो, बताओ कि कौन कौन सा पर्सन है जो 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर रहा है या फिर 10 लाख रुपए से ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, उसकी डिटेल्स हमें दो। ऐसे ही करके गवर्नमेंट ने यह भी बोला कि कोई भी आदमी अगर अपना क्रेडिट कार्ड का बिल 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का क्रेडिट कार्ड का बिल कैश से पे करता है, तो उसकी डिटेल भी हमें दो। हम देखना चाहते हैं कि वो कौन सा पर्सन है, वो ITR में क्या भरता है, उसकी ट्रांजेक्शन क्या है, मैं देखना चाहता हूं। तो इनकम टैक्स ने ये भी मांग लिया। उसके बाद इनकम टैक्स ने बोला कोई आदमी अगर करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट करता है, उसकी डिटेल भी हमें दो प्लीज, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये रिटर्न कितने की भरता है, इसके बाकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, इसके बेसिस में हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो ये चीजें बैंक के थ्रू जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, जो इनके बेसिस पे, इन एविडेंस के बेसिस पे इनके आपके ITR, आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन को कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये पर्सन ने जो बैंक में ट्रांजेक्शन दिखाया और इनकम टैक्स में ट्रांजेक्शन दिखाया वो कितने पार में है, ये सही है या गलत है। तो इसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, आपको बाद में नोटिस भेज भी सकते हैं इन सब चीजों को देखने के बाद।
और एक बात है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आप अपने अकाउंट से पैसे निकालें, क्योंकि पैसे निकलने के बाद उसका ट्रेल पता नहीं चलता है कि वो पैसा गया किधर, किस चीज में यूज हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी पर्सन जिसने पिछले किसी साल में भी आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो अगर वो 20 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा विड्रॉ करता है एक साल में, तो इन जो बैंक है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा 2%। और अगर वही पर्सन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने लग गया, मतलब 20 लाख रुपए से अगर 1 करोड़ रुपए तक निकालता है तो 2%। और अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल लिया उसने अपने अकाउंट से, डिपॉजिट करता रहा या फिर पहले से ही डिपॉजिटेड था और विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ करता गया 20 लाख क्रॉस हो गया, तो 2% टीडीएस काटेगा। उसने आईटीआर कभी फाइल नहीं करी है। ये आईटीआर का सिग्निफिकेंस है, हाँ है, मैं बताऊंगा अभी। तो आईटीआर कभी फाइल नहीं किया, या फिर 1 साल 2 साल तक आईटीआर फाइल किया है, 3 साल तक नहीं, मैक्सिमम 2 साल 1 साल, या कभी फाइल ही नहीं किया, और उसने 20 लाख रुपए तक निकाल लिया, कैश विड्रॉ कर लिया, तो आगे 21वें लाख में 20 लाख के बाद 1000 रुपए भी निकालता है, उसमें जो 2% टीडीएस बैंक काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी। उसके बाद पूरा 1 करोड़ रुपए तक की कहानी हो गई। 1 करोड़ तक आप क्या करो, इतना ही करो। 1 करोड़ के बाद अगर आप फिर यही पर्सन विड्रॉ करता है, तो फिर वो टीडीएस का अमाउंट बढ़कर 5% हो जाएगा। मतलब बैंक क्या करेगी, आप एक करोड़ से 1 लाख रुपए 1000 रुपए भी ज्यादा निकालते हैं, उसमें 5% टीडीएस लगाएगी। अब जो 3 आईटीआर से ज्यादा जिसने फाइल करी है वो क्या बच गया? नहीं, उसके लिए भी थोड़ा सा है, थोड़ा लीनियंसी है। लीनियंसी ये है कि अगर कोई भी पर्सन ने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल करी है, उससे ज्यादा जितनी भी फाइल करी हो, मिनिमम 3 साल की आईटीआर फाइल करी है, और अगर वो 1 साल में 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉ करता है, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालते ही बैंक को उस पर 2% का टीडीएस लगाना है, ऊपर जितना भी अमाउंट वो निकालता है। 1000 रुपए निकाले या 10 लाख रुपए निकाले या 1 करोड़ और निकाले, तो ये टीडीएस डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगी। आखिरी में कुछ इंपॉर्टेंट और टर्म्स है जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी है। पॉइंट ये है कि अगर आपने कैश में कोई भी डोनेशन किया है और वो 2000 रुपए से ज्यादा है, तो आपको 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको 80G में डिडक्शन चाहिए तो प्लीज आप अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही डोनेशन करिएगा। उसके बाद अगर आपने 80D के लिए, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो 80D में डिडक्शन मिलता है, अगर आपने वो भी कैश में किया है तो फिर उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको उसे भी क्या करना पड़ेगा, वही अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट करिए। वो यूपीआई इंक्लूडेड है अकाउंटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर। तो फोन पे, पेटीएम, अगर आप इनके थ्रू भी पेमेंट करते तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड ही कहलाया जाएगा। तो इनके थ्रू आप पेमेंट करिए और कैश को अवॉइड करिए। गवर्नमेंट चाहती है कैश को अवॉइड करने का। आशा करता हूँ मैंने आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो आपके लिए कुछ फायदेमंद रही होगी, और मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को अगर पसंद आए आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।